हेलो एंड वेलकम टू Study 24 HR। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इतिहास के एक नए सेशन में। तो इतिहास की जो हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें हम लोग गवर्नर जनरल और वाइसराइज को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने लास्ट इरविन तक जो थे डिस्कस कर लिए थे। लॉर्ड इरविन तक जो हमारे वाइसराय थे, जो 26 से लेके 1926 से लेके 1931 तक वाइसराय रहे थे, उस सबको डिस्कस कर लिया था। इसी बीच में हमने गांधी जी की दांडी यात्रा का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी हमने जिक्र कर लिया था थोड़ा थोड़ा। हालांकि इन सबको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम गांधी को एज ए चैप्टर पढ़ेंगे तब। तो इसी क्रम में जो हमारे नए वाइसराय हैं, अगले वाइसराय हैं, वो हैं लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक। लॉर्ड वेलिंगटन साहब जो थे वो वाइसराय रहे इंडिया के 1931 से लेके 1936 तक, ठीक है। 1931 से लेके 1936 तक ये यहाँ के वाइसराय रहे। और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वो इनके काल में हुआ। तो इनकी जो सबसे पहली अचीवमेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वो किसके काल में हुआ, तो तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वो लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे हुआ। आप समझेंगे कि गोलमेज सम्मेलन क्या है। गोलमेज सम्मेलन एक दिखावा था इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसमें एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करते थे ब्रिटेन की जो सरकार, और जितने भी इंडिया के लोग थे, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से, उन सबको बुलाया जाता था और भारत की जो समस्याएं थी उनको सुलझाने का प्रयास, समझने का प्रयास, सुनने का प्रयास किया जाता था, ठीक है। तो सुनने के बाद समझने के बाद सुलझाने का प्रयास किया जाता था। प्रयास नहीं किया जाता था, आश्वासन दिया जाता था कि मान लो अम्बेडकर ने बोला कि भाई अब इंडिया में बहुत ज़्यादा छुआछूत है और आप कुछ कीजिए, तो अंग्रेज़ों का जवाब होता था ठीक है हम देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई पार्टी जाती थी कि भाई हमें दे दो डोमिनियन स्टेटस, देख लो दे दो, तो फिर वो क्या देते थे, ठीक है हम देखते हैं। तो देखने वाला एटीट्यूड अंग्रेज सरकार का रहा था, और ये एक दिखावा होता था दुनिया के लिए कि देखो हम प्रॉब्लम सुन तो रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम सुन रहे हैं और रिजॉल्व भी करेंगे उनको। तो यही होते थे गोलमेज सम्मेलन। तो पहले और दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन थे वो तो इरविन के टाइम पे हो गए थे, लेकिन जो थर्ड गोलमेज सम्मेलन था वो किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे हुआ था, ठीक है। इसके अलावा मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट 1932 में जो आया था वो इन्हीं के काल में आया था। और मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक पंचाट था वो क्या था, तो सबसे पहले मैकडोनाल्ड कौन था। मैकडोनाल्ड जो था ये था ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ब्रिटिश पीएम। उस समय ब्रिटेन का पीएम था ये, ठीक है। इसने एक डिक्लेरेशन किया सांप्रदायिक पंचायत का, और इसने बोला कि अभी तक तो हम दे रहे थे मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है कि भाई जिस कास्ट का, जिस धर्म का रिप्रेजेंटेटिव, उसी धर्म के लोग वोट करेंगे और उसी धर्म का पर्सन जीत के जाएगा, है ना। तो पहले 1909 के पार्लियामेंट एक्ट में हमने बताया था कि जो मुसलमानों के लिए, मुस्लिमों के लिए दिया गया था सांप्रदायिक जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है उसका प्रोविज़न। अब जो मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत है वो क्या कहता है कि मुसलमानों को ही नहीं, हम दलितों को भी देते हैं, ठीक है। तो सांप्रदायिक पंचायत क्या था, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। यानी कि अब जो दलित प्रतिनिधि खड़ा होगा उसको सिर्फ दलित वोट करेंगे और कोई वोट नहीं करेगा, सवर्ण वाले को सवर्ण वोट करेंगे, है ना। तो दलित पर्सन होगा जो इलेक्शन में खड़ा होगा वो सिर्फ दलितों को रिप्रेजेंट करेगा, सवर्णों को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये कहता था सांप्रदायिक पंचायत। तो
पहले डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेज़ों की, उन्होंने इंडिया में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया और अच्छे से एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, मुसलमानों को अलग किया हिंदुओं से, जिसका रिजल्ट पाकिस्तान के रूप में आया। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदुओं में भी फूट डालने की कोशिश की, ऊंची जात, नीची जात, सवर्ण, दलित। किसके माध्यम से? ये पृथक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से। और ऐसी फूट डाली अंग्रेज़ों ने, जो हिंदू समाज है उसके भीतर जो कास्टिज्म का विरोध, कास्टिज्म की जो लहर है वो आज तक पाई जाती है। और जो क्लैशेज हैं, झगड़े हैं, जातिवादी झगड़े, ठीक है, इलेक्शन में, चुनाव में जातिवाद का प्रयोग, ये सब किसकी देन है? ये मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत की देन है। ठीक है, जब गांधी जी को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है, गांधी जी उस समय कहाँ कहाँ थे? पुणे की यरवदा जेल में थे, है ना। उनको डाल दिया गया था इरविन के टाइम पे, तो यरवदा जेल में वो अपनी सज़ा काट रहे थे। अब गांधी जी को पता चला कि भाई ये सांप्रदायिक पंचायत जो है लागू हो गया है, एंड अब जो है हिंदू समाज जो बढ़ चुका है सवर्ण और दलित में। तो उन्होंने क्या करा? आमरण अनशन शुरू कर दिया। कहाँ पे? यरवदा जेल में ही। ठीक है, कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। बट अंबेडकर जो थे पृथक निर्वाचन प्रणाली के बहुत एक घनघोर समर्थक थे। वो कहते थे कि दलितों का भला है ना, वो ऐसे ही हो सकता है। अदरवाइज जो एक सामान्य निर्वाचन प्रणाली है उसमें तो दलित जो है किसी सवर्ण के आगे पैसे में कहाँ टिकेगा, क्या करेगा दलित उसके आगे। तो अंबेडकर समर्थन में, गांधी जी विरोध में। तो एक प्लान निकाला गया, क्यों ना गांधी और अंबेडकर का मिला के समझौता करा दिया जाए। और ये जो समझौते को, जिस समझौते पे पहुँचे, जो कंक्लूजन निकले उस समझौते से, उसको ब्रिटिश सरकार तक पहुँचा दिया जाए कि भाई देखो दोनों पक्ष रेडी हैं, अब आप इसको अप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसी सांप्रदायिक पंचायत के बीच में क्या हुआ? पूना पैक्ट। किसके बीच में? गांधी अंबेडकर के बीच में। कब हुआ? 1932। ठीक है, इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में का जो पंचायत आया मैकडोनल्ड का, इसमें एक बात बहुत अच्छी थी। ठीक है, कि महिलाओं को दिया गया था 3% आरक्षण। इससे गांधी और अंबेडकर तीनों ही रेडी थे, तीनों मतलब इस बात पे जो थे एग्री करते थे। क्या था? महिलाओं को 3% आरक्षण, इस पे तो एग्री थे, बट इस पे एग्री नहीं हो पा रहे थे। इसी की वजह से ही पूना पैक्ट किया गया और गांधी और अंबेडकर दोनों ही अपनी मांगों पे अड़े रहे। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि मैं, जब गांधी एक कन्वर्सेशन का जिक्र है गांधी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता चल रहा था, तो उन्होंने कहा गांधी जी मैं तो आपको बहुत अच्छा आदमी समझता था, आप तो दलित विरोधी निकले। ठीक है, तो गांधी जी ने रिप्लाई किया कि मैं दलितों का विरोधी नहीं हूँ, ना उनके तरक्की करने का विरोधी हूँ, लेकिन जो अंग्रेज़ों ने जो तरीका दिया है, जो तरीका अंग्रेज़ों ने अपनाया है दलितों को तरक्की देने का, ठीक है, वो ना तो दलितों को तरक्की देगा और ना देश को तरक्की देगा। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ अगर तो दलित प्रतिनिधि खड़ा हो तो उसको सवर्ण भी चुने, दलित भी चुने, वो सबका, पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, तो अंबेडकर ने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, अंग्रेज क्या दे रहे हैं तुम्हें पृथक निर्वाचन प्रणाली में? 71 सीटें दे रहे हैं ना, 71 सीटें, कि 71 सीटों पर सिर्फ दलित ही चुनाव लड़ेंगे, दलित ही वोट डालेगा। उन्होंने कहा मैं आपको दिलवाऊंगा 143 सीटें, 143 सीटें। ठीक है, जहाँ प्रत्याशी तो दलित होगा लेकिन वोट सब करेंगे। 71 सीटों पर क्या था? दलित खड़ा होगा लेकिन वोट सिर्फ दलित ही करेंगे। और 143 सीटें ये ऐसी थी, इनको, इन पे एक सामान्य निर्वाचन होगा, खड़ा तो दलित ही होगा इलेक्शन में, बट क्या होगा? उसको वोट सारे लोग करेंगे। ठीक है, तो ये था पूना पैक्ट, है ना। इसके अलावा लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे क्या आया? 1935 का, ऐसे लिखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 आया। और ये भारत शासन अधिनियम क्या कहता था? भारत शासन अधिनियम बहुत सारी बातें कहता था, लाइक कि भारत
को इसने बोला कि भारत संघ होगा, एक भारत संघ की बात की इसने, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई केंद्र में होगा द्वैध शासन, केंद्र में होगा कैसा, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन होगा, प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया। द्वैध शासन का मतलब क्या था, आधी शक्तियां किसी और के पास, आधी शक्तियां किसी और के पास, ठीक। अब केंद्र में होगा कैसा द्वैध शासन होगा, कि कुछ शक्तियां इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होंगी, कुछ वायसराय के पास होंगी। तो इस तरह के कुछ ढांचे की व्यवस्था करी भारत शासन अधिनियम ने, ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेके 1936 तक भारत के वायसराय रहे, ठीक है। इनके टाइम पे क्या हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कब हुआ था, ये 1932 में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसके अलावा रैमजे मैकडोनाल्ड जो उस समय ब्रिटेन पीएम थे, उन्होंने एक कंपनी सांप्रदायिक पंचायत डिक्लेयर किया। और जो सांप्रदायिक पंचायत क्या व्यवस्था करता था, ये व्यवस्था करता था दलितों के लिए पृथक आरक्षण की, ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली की। यानी कि दलित जिस स्थान पर खड़ा होगा वहाँ पे दलित ही उसको वोट करेंगे और कोई वोट नहीं करेगा, ठीक है। अम्बेडकर इस फैसले से बहुत खुश हुए, बट गांधी जी इस फैसले से बहुत नाराज हुए। उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया पुणे की यरवदा जेल में। तो बहुत सारे लोगों ने, तेज बहादुर सप्रू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने मिलकर गांधी और अम्बेडकर के बीच समझौता कराया, जिसमें गांधी जी ने दलितों के लिए और ज़्यादा सीटें आरक्षित की, लेकिन सामान्य निर्वाचन के थ्रू, ठीक है। जहाँ अंग्रेज दलितों को सिर्फ 71 सीटें दे रहे थे, वहीं गांधी जी ने 143 सीटें दलितों के लिए दी, ठीक है। इसके अलावा इस सांप्रदायिक पंचायत की एक अच्छी बात ये थी कि महिलाओं को 3% आरक्षण इसमें दिया गया। अब भाई है ना कि कुछ बुरा करोगे तो कुछ अच्छा दिखाना पड़ेगा ना। कोई लोग अगर कहेंगे कि भाई देख क्यों बांट रहे हो, ये तो सीधी सीधी साजिश है। देखो ना 3% आरक्षण दिया हुआ है ना। इसके अलावा लास्ट में भारत शासन अधिनियम आया। भारत शासन अधिनियम क्या करता था कि भाई जो भारत इसने बोला कि भारत नाम का एक संघ होगा जिसमें बहुत सारे राज्य होंगे। इसके अलावा भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, है ना। केंद्र में द्वैध शासन होगा, यानी कि आधी शक्तियाँ वायसराय के पास, आधी शक्तियाँ जो है चुनी हुई गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट 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 है हमारे लॉर्ड लिथिगो। ये थोड़ा ज़्यादा समय तक चल गए, और ये रहे थे वायसराय 1936 से 1944 के बीच में। तो इनका ड्यूरेशन हमें याद रखना है, ठीक है। तो इनके टाइम पे जो मेन चीज़ें क्या हुई थी, इम्पोर्टेंट इंसिडेंट इन्हीं के टाइम पे हो गया था। क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, इन्हीं के टाइम पे हुआ था। 1939 से शुरू होकर 1945 तक लगभग ख़त्म हुआ है। इसके अलावा इन्होंने 1940 में अगस्त प्रस्ताव, इन्हीं के टाइम पे अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था, 1940 में लाया गया। अगस्त प्रस्ताव में इन्होंने क्या कहा था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, डोमिनियन स्टेटस एक ऐसा स्टेटस होता है जिसमें रूल तो कर रहे होंगे भारत के लोग, है ना, लोकल कंट्री के लोग, बट उस कंट्रोल किसके हाथ में होगा, कॉलोनियल पावर के हाथ में। यानी कि अगर भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाता तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब होते, बट अंतिम अथॉरिटी कौन होता, ब्रिटिश क्राउन होता। जिससे आप ऑस्ट्रेलिया देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया क्या है कि एक डोमिनियन स्टेटस है, वहाँ पे आपको कोई हेड नहीं मिलेगा।
यानी कि नेशन का हेड नहीं मिलेगा, कोई कंट्री का हेड नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो कंट्री का हेड होता है वो ब्रिटेन का किंग होता है। वहाँ पे सिर्फ आपको प्राइम मिनिस्टर वगैरह मिलेंगे। कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट से पास होता है तो वो अप्रूव होने के लिए किसके पास जाता है, ब्रिटेन के किंग के पास या क्वीन के पास, जो भी उस समय प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के प्रस्ताव की अगस्त प्रस्ताव में इन्होंने इसी चीज़ का जिक्र किया। ठीक है, कि भाई भारतीयों को एक पूर्ण डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। इन्हीं के टाइम पे 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन, ठीक है, 1940 क्रिप्स मिशन भारत आया और अपने साथ एक प्लान लेके आया। ठीक है, और क्रिप्स मिशन के आने के पीछे रीज़न क्या था? क्रिप्स मिशन के पीछे आने के पीछे रीज़न ये था कि भाई जो भारतीय लोग थे ना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत विरोध कर रहे थे। कुछ लोग तो ऐसा प्लान बना रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, हिटलर के साथ लड़ाई में उलझे हुए, चलो इनको भी ख़त्म करते हैं धीरे से। बट अंग्रेज़ों को ऐसा लग गया कि उन्होंने कहा कि अगर इस टाइम पे रिवोल्ट हो गया इंडिया में तो हम कैसे मतलब सह पाएंगे, कैसे डिफेंड कर पाएंगे अपनी पावर को वहाँ पे। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। और क्रिप्स मिशन भारत आया था एक प्लान के साथ, फर्जी सा प्लान था, है ना, एकदम बोगस सा प्लान। इन्होंने बोला था कि भारत को भाई डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस बन जाएगा, यानी कि रूल जो होगा ब्रिटिश क्राउन का होगा, बट रूल जो करेंगे रियली देश में बैठ के जो रूल करेंगे वो इंडियन लोग होंगे। इसके अलावा इन्होंने बोला भाई भारतीयों का एक संघ होगा। ठीक है, संघ होगा। उन्होंने बोला था कि जब भाई युद्ध हो जाएगा ना, ठीक है, तो उसके बाद ये बनेगा भारत संघ। और भारत संघ कैसे बनेगा? उन्होंने कहा कि भाई दो तरह की आइडेंटिटी है इंडिया में, एक तो ब्रिटिश प्रांत और एक देसी रियासतें। तो उन्होंने बोला था कि भाई जो देसी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर जो एक देश बनेगा, एक संघ बनेगा, उसी को बोलेंगे भारत संघ। बट इन्होंने एक कंडीशन जोड़ी कि जो भी ब्रिटिश प्रांत हैं अगर वो फ्री रहना चाहते हैं, भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो उनको पूरी आज़ादी है कि वो एक अपनी अलग आइडेंटिटी कैरी ऑन कर सकते हैं। सेम प्रोविजन इन्होंने दिया कि भाई देसी रियासतें, कि देसी रियासतें अगर चाहें तो भारत में मिल जाएं, अदरवाइज वो अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना के रख सकती है। ब्रिटेन की गवर्नमेंट उनको सेम स्टेटस देगी जो भारत संघ को देगी। ठीक है, हाँ एक अच्छी बात ज़रूर इन्होंने की कि भाई पाकिस्तान की जो डिमांड थी, इन्होंने इसको क्या करा, नकार दिया। ठीक है, जब डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही थी तो उन्होंने बोला था कि भाई रक्षा, संचार और जनजातीय मामलों को छोड़कर, ठीक है, और विदेश मामलों को छोड़कर बाकी सारे मामले किसको दे दिए जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से तय करेगी कि भाई क्या करना है बाकी अन्य मामलों में, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला कि भाई जो भारत अभी जो चल रहा है सेकेंड विश्व युद्ध, इसमें भारतीयों का पार्टिसिपेशन, भारतीय लोग गुस्सा क्यों थे, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, यानी कि इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया गया और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव से पूछा भी नहीं गया। तो क्रिप्स मिशन उसका भी सॉल्यूशन लेके आया। उसने कहा कि वायसराय की एक कार्यकारिणी परिषद है, उसमें क्या करा जाएगा कि एक कार्यकारिणी परिषद में जो भारत के नेता हैं उनको शामिल किया जाएगा, और जितनी भी डिसीजन मेकिंग है वो अब ली जाएंगी भारतीयों द्वारा बनाई गई जो कार्यकारिणी परिषद है, जो वायसराय की परिषद होगी। इसमें क्रिप्स मिशन के बारे में जब ये सब डिक्लेरेशन कर दिए तो गांधी जी ने कहा कि भाई ये तो है पोस्ट डेटेड चेक। इसको पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, गांधी जी ने कहा। पोस्ट डेटेड चेक किसने बोला इसको, गांधी जी ने बोला। इसके अलावा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव तो बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन एक उसमें से बू आ रही थी कि भारतीय जो ब्रिटिश प्रांत है उनको अलग रहने के लिए बोल दिया गया, देसी राष्ट्र में उनको भी अलग रहने का ऑप्शन दे दिया गया। तो वो शामिल क्यों होंगे, वो तो इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे। तो भारत को विभाजित करने का जो प्लान है ना, इन्होंने एक तरह से तैयार कर दिया। ठीक है, और इनके टाइम की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो ये थी, इनके टाइम की महत्वपूर्ण घटना, कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, जो उत्तरदायी सरकार प्रांतों में डिक्लेयर करता था कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी फुल फ्लैज, बिना अंग्रेज़ों के कंट्रोल के। उसके इलेक्शन हुए, चुनाव हुए, कब, 1937 में।
जिसमें क्या हुआ, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला बहुत सारे राज्यों में, 8 राज्यों में लगभग कांग्रेस जीती। बाद में जब कांग्रेस ने इससे इस्तीफा दे दिया 1939 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय नेताओं से नहीं पूछा गया, तो जब इस्तीफा दे दिया तो इसको ही बनाया गया था मुक्ति दिवस के रूप में। ठीक है, इसके अलावा बस इसमें लगभग यही है लॉर्ड लेनिथको के टाइम पे। ठीक है, और इनके टाइम पे एक सबसे बड़ा जो इंसिडेंट हुआ था, सबसे बड़ा मूवमेंट इसके टाइम पे ही हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 1942 में हुआ था ये आंदोलन। ठीक है, तो ये है लॉर्ड लेनिथको। ठीक है, चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, लॉर्ड लेनिथको 1936 से लेकर 1944 तक भारत के वायसराय रहे। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1939 में शुरू हुआ था, 1939 में शुरू हुआ था, और 1945 में हुआ, इन्हीं के टाइम पे हुआ था, है ना। इसके अलावा ये अगस्त प्रस्ताव लेके आए। अगस्त प्रस्ताव में इन्होंने बोला कि भाई जो भारतीय हैं उनको हम पूर्ण डोमिनियन स्टेटस दे देंगे बाद में, है ना। तो जब लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, तो ये डोमिनियन स्टेटस की बात इन्होंने इसलिए की थी कि भारतीय भाई हमारे साथ हो जाए, क्योंकि इनको डर लग रहा था कि अगर भारतीयों ने रिवोल्ट कर दिया तो इस टाइम पे संभालना मुश्किल हो जाएगा। 1857 के टाइम पे क्या था कि भाई हमारे पास आर्मी थी, अवेलेबल थी, अभी तो हमारी सारी फौज हिटलर से लड़ रही है कि ये इनसे कौन लड़ेगा आके। तो अगस्त डिक्लेरेशन इन्होंने किया, इन्होंने कहा भारत को कोई समय बाद जो था हम जो दे देंगे एक डोमिनियन स्टेटस। तो जब लोगों ने बात नहीं मानी तो इन्होंने ब्रिटेन की गवर्नमेंट से कहा कि भाई कोई बंदा भेज दो, अपना कोई पर्सन भेज दो जो इनको एश्योर कर सके। तो क्रिप्स मिशन भेजा गया 1942 में, इन्हीं के टाइम पे। ठीक है, बहुत सारे डिक्लेरेशन करे उसने कि भारत को डोमिनियन स्टेटस बना देंगे, विदेश, रक्षा, संचार को छोड़ के जितने भी मामले हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। भारत एक संघ बनेगा, राज्यों का संघ बनेगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत होंगे, देसी रियासतें होंगी। बट इन्होंने बोला कि ब्रिटिश प्रांत अगर और देसी रियासतें अगर इससे अलग रहना चाहती हैं तो वो भारत संघ से अलग रह सकती हैं, और भारत जो अंग्रेज सरकार है वो उनको वही मान्यता देगी जो किसको देती है, भारत संघ को देगी। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं के टाइम पे भारत शासन अधिनियम के 1935 के द्वारा जो प्रांतों में उत्तरदायी सरकारों की बात की गई थी, उसी के मद्देनज़र चुनाव हुए। कांग्रेस राज मैक्सिमम राज्यों में जीती। बाद में 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो भारतीयों को बिना पूछे जब इसमें धकेल दिया गया तो इन्होंने, कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया, जिसको मुस्लिम लीग ने किसके रूप में मनाया, मुस्लिम लीग ने मनाया मुक्ति दिवस के रूप में। ठीक है, इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने शुरू किया था, वो लॉर्ड लेनिथको के टाइम पे ही हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, गांधी जी, नेहरू वगैरह इन सबको अरेस्ट करके डाल दिया गया, बट क्वाइट सक्सेसफुल एक मूवमेंट था। और यहीं पे भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने किसका नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, तो ये है लॉर्ड लेनिथको, इनको नोट कर लीजिए प्लीज़ आप। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं लॉर्ड बेविल। लॉर्ड बेविल, और ये वायसराय रहते हैं 1944 से लेके फरवरी 1947 तक। ठीक है, तो ये आए थे ना, तो अपने दिमाग में एक प्लान लेके आए थे। तो उन्होंने आते ही क्या करा, जितने भारतीय राजनेता हैं उनको रिहा करवाया। रिहा करवाया, अब जेल में क्यों थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था अभी पीछे पड़ रहे थे लेनिथको के टाइम पे, जो भारतीय नेता थे उनको उठा उठा के जेल में डाल दिया गया था। तो क्या रिजल्ट निकला उसका, रिजल्ट ये निकला कि भाई जो
भारतीय नेता थे वो सारे जेल में थे। तो जब बेबेल आया तो उसने कहा कि चलो बात करते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। तो सारे नेताओं को बुलाया, रिहा करवाया और शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया, ठीक है। और जहाँ भारत की जो आज़ादी थी उस पर चर्चा होनी, जो भारत की आज़ादी है, भारत को डोमिनेट स्टेटस देना है, यानी कि भारत के भविष्य को लेके एक चर्चा की जानी थी। तो बेबल ने एक प्लान रखा कि जिसको बेबल प्लान के नाम से जाना जाता है, कि भाई जो वायसराय है ना, वायसराय और जो चीफ कमांडर इन चीफ है उसका पद किसी अंग्रेज के पास आरक्षित रहेगा, बाकी सारी चीज़ें हम दे देंगे भारतीयों को, ठीक है। इसके अलावा जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है वो 10 लोगों की होगी, ठीक है। याद रखेंगे इसमें सबसे पहला क्या है, शिमला कॉन्फ्रेंस। नाइनटीन 44 में इसको आयोजित किया गया, 1944 में इसको आयोजित किया गया, सबकी रिहाई कराई गई। इसके अलावा बेबल प्लान इन्होंने दिया, और बेबल प्लान क्या कहता था कि भाई जो वायसराय है ना और मुख्य सेनापति, इन दोनों के पदों को छोड़कर सारे पद भारतीय होंगे। इसके अलावा भारतीयों की जो एक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद बनेगी वो 10 लोगों की परिषद बनेगी, ठीक है, जिसमें 5 हिंदू होंगे और 5 मुस्लिम होंगे, ठीक है। बात बनने ही वाली थी, उन्होंने कहा ठीक है अभी के लिए ये रख लेते हैं, बाद में आज पूर्ण आज़ादी की मांग कर लेंगे बाद में। बट क्या हुआ कि भाई मुस्लिम लीग ने कहा कि जितने मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव हैं ना वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, ये भेजेंगे हम इलेक्टेड करके, हम इलेक्ट करके, क्योंकि हम मुसलमानों की पार्टी हैं, ठीक है। कांग्रेस ने कहा कि नहीं नहीं, आप होगे मुसलमानों की पार्टी, हम हिंदुस्तानियों की पार्टी हैं, हमारी पार्टी में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है, तो हम भी भेजेंगे। तुम अपने लड़ाओ, तुम अपने भेजो, हम अपने भेजेंगे, लेकिन 5 हो तो आपके नहीं आने देंगे आपकी तरफ से। तो मुस्लिम लीग ने जब इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये जो बेबल प्लान था ना फेल हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद कैबिनेट मिशन। मिशन 1946 में भारत आया। कैबिनेट मिशन कितने लोगों के मेंबर थे, 3 मेंबर थे, इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है। पहले थे पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स, इसके अलावा AB अलेक्जेंडर, AB अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे इसमें शामिल। ये आए और ने डिसाइड करना था कि भारत का जो फ्यूचर है वो क्या क्या था, ठीक है। तो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी अनुशंसाएं देनी थी कि भारत का क्या क्या करना चाहिए। तो जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसने बोला कि भाई जो पाकिस्तान है ना वो तो नहीं बनना चाहिए, पाकिस्तान की जो मांग है उन्होंने इसको क्या कर दिया, स्पष्ट तरीके से नकार दिया। और इन्होंने बोला कि जहाँ भारत एक संघ बनेगा, एक ऐसा संघ जिसमें विदेश, रक्षा और संचार, इन 3 मुद्दों को छोड़कर बाकी जो सारे मुद्दे हैं वो किसके दिए जाएंगे, वो दिए जाएंगे आपके स्टेट गवर्नमेंट को। इसके अलावा कह रहे थे भारत में संविधान जो है निर्माण होगा और संविधान बनाया जाएगा एक चुने हुए मेंबर्स द्वारा। और ये चुने हुए मेंबर्स कहाँ से आएंगे, चुने हुए मेंबर्स कहाँ से आएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होके आएंगे। कितने लोग चुनेंगे, 10 लाख लोग एक सदस्य को चुन के भेजेंगे, ठीक है। बाद में कैबिनेट मिशन ने 3 उसको 3 भागों में विभाजित किया कि 5 हिंदू बाहुल्य स्टेट, 3 मुस्लिम बाहुल्य स्टेट, ठीक है। यहाँ भी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी इनकी लगभग थी, ठीक है। तो ये था कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है, ठीक है, इसके आगे भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था लॉर्ड बेबल। लॉर्ड बेबल को आप याद रखेंगे। शिमला कॉन्फ्रेंस करी, भारतीय राजनेताओं को जितने था सबको आज़ाद कराया, और क्या किया, सबको बोला कि भाई बताओ क्या क्या डिमांड है, एक प्लान है मेरे पास, बताओ तो पेश करूँ। उन्होंने कहा कौन सा प्लान है, बेबल प्लान है। बेबल प्लान क्या कहता था, उन्होंने कहा भारत को दे देंगे पूर्ण डोमिनियन स्टेटस,
वायसराय और मुख्य सेनापति का पद दे दो, बाकी रख लो तुम सारा। वायसराय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी 10 लोगों की, जिसमें 5 हिंदू होंगे 5 मुस्लिम होंगे। लेकिन जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम तो सिर्फ मैं ही चुनूंगा क्योंकि मैं मुसलमानों की पार्टी हूँ। कांग्रेस ने कहा तुम मुसलमानों की पार्टी होगी लेकिन हम हिंदुस्तानियों की पार्टी हैं, हम भी मुसलमानों को चुनेंगे। तो जिन्ना ने कहा कि भाई नहीं नहीं, फिर तो हम नहीं मानते, इस वजह से फेल हो गया। फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन आता है जिसमें 3 मेंबर होते हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। इसका प्रेसिडेंट कौन था? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के, क्योंकि ये कौन थे? ये कौन थे? भारत राज्य सचिव थे। इसके अलावा स्टैफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर भी इसमें शामिल थे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। कैबिनेट मिशन को थोड़ा एलेबरेट कर लेते हैं ना, एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहीं पे इसको करके ना ख़त्म करते हैं। कैबिनेट मिशन मिशन 1946। ठीक है, कितने मेंबर थे इसमें? 3 सदस्य। कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। A.V. अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उन्होंने ही बोला भारत यह होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो मिलके भारत का राज्य संघ बनाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की मांग, इन्होंने कहा पाकिस्तान कुछ बनने वाला नहीं है, विदेश, रक्षा और संचार को छोड़ के सारे मामले भारतीयों को दे दिए जाएंगे, क्योंकि ये सब अनुशंसाएं थी। फाइनली क्या हुआ कि भाई जब क्रिप्स मिशन ने, सॉरी कैबिनेट मिशन ने जब ये मांग को ठुकरा दिया कि पाकिस्तान अब नहीं बनने वाला है, तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या किया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, और इन्होंने बोला कि भाई या तो पाकिस्तान दे दो वरना करा देंगे सिविल वॉर। और जो इन्होंने करा भी दी, पंजाब और बंगाल में इन्होंने जम के हिंदू मुस्लिम सिख राइट कराए। ठीक है, इसके अलावा फिलहाल इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर एक क्या बन गई? अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट सरकार, अंतरिम सरकार बन गई, जिसमें अंतरिम सरकार में बहुत सारे जो मंत्री थे वो बनाए गए। तो मंत्रियों में प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री कौन बना? प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, ये कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। इसके अलावा सूचना एवं गृह एवं सूचना मंत्रालय, गृह एवं सूचना मंत्रालय, गृह एवं सूचना मंत्रालय किसने संभाला भाई? पटेल ने संभाला। पटेल ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय संभाल रहे थे। रक्षा मंत्री कौन बने? रक्षा मंत्री बने बलदेव सिंह। सबको याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा श्रम मंत्री कौन बने? जगजीवन राम। इसके अलावा वित्त मंत्री कौन बने? लियाकत अली। इसके अलावा खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बने? खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बने? राजेंद्र
प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बने खाद्य एवं कृषि मंत्री। चलिए नेक्स्ट, तो इंटरिम गवर्नमेंट बन गई है ना सितंबर 1946 में, ठीक है। फाइनली 5 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ब्रिटिश पीएम, यूके के जो पीएम हैं, उनका नाम है एटली, ये डिक्लेयर करते हैं कि भाई ये हम जून 1948 तक इंडिया को छोड़ देंगे, इंडिया छोड़ के हम चले जाएंगे, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन हो जाता है और तैयारी शुरू होने लगती है इंडिया को इंडिपेंडेंट करने की, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, और हमारे लास्ट वाइसराय जो हैं वो है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। चलिए लॉर्ड माउंटबेटन, ये रहे हैं फरवरी 1947 से लेके 1947 से लेके 1948 तक। इनके नाम से सबसे पहला टाइटल है भारत के अंतिम वायसराय, ठीक है। दूसरा टाइटल है इनके नाम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो है कि भाई इनको भेजा ही गया था कि भाई इंडिया को डिवाइड करना है, बाइफरकेट करना है, ट्राइफरकेट करना है, जो करना है करो, बट यहाँ से छुटकारा पाओ। तो ये जब आए थे तो इनको अपनी जो डिवीज़न का प्लान है वो सब साथ में लेके आए थे, ठीक है। तो इन्होंने अपने प्लान को कैसे, माउंटबेटन प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करा फाइनली आके, है ना, कि इन्होंने बोला कि भाई जो पंजाब और बंगाल है इनको दो दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा, मुस्लिम बाहुल्य इलाके, हिंदू बाहुल्य इलाके, ठीक है। जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वो पाकिस्तान में चले जाएंगे, जो हिंदू बाहुल्य इलाके हैं वो पाकिस्तान में, वो हिंदुस्तान में चले जाएंगे। इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई सिंध और बलूचिस्तान कहाँ मिलेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, हिंदुस्तान में मिलेंगे या पाकिस्तान में मिलेंगे, इसका डिसीजन लेंगी वहाँ की विधानसभाएँ, ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन था, सीमांत रीजन था, उन्होंने कहा कि यहाँ पे करवा लेंगे एक जनमत संग्रह, ठीक है। जो हिंदुस्तान के साथ जाने जाएगा हिंदुस्तान के साथ जाएगा, पाकिस्तान के साथ जाना जाएगा पाकिस्तान के साथ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से कौन आते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी बोला जाता था। तो जब ये डिसाइड हो गया कि जाना है इनको पाकिस्तान में, ठीक है, तो उन्होंने बड़ा एक फेमस डायलॉग दिया था कि कांग्रेस ने मुझे भेड़ियों के समक्ष फेंक दिया। भेड़िया इन्होंने किसको बोला था, पाकिस्तान को बोला था, है ना। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहा जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे इनकी जो डिसीजन है भारत और पाकिस्तान के डिवीज़न का। इन्होंने फाइनली फिर तैयारियां शुरू हो गई और सर रेडक्लिफ को बुलाया गया, जो पहली बार इंडिया आए थे, उससे पहले कभी इंडिया नहीं बोलेगा, और उनको बोला गया कि भाई आपको कम से कम 10 दिन में एक दो देश बना के देने हैं, बाउंड्री खींचो, ठीक है। तो सर रेडक्लिफ, जिन्होंने कभी इंडिया देखा भी नहीं था, उन्होंने बाउंड्री बना दी, और उस बाउंड्री की वजह से आज भी भारत पाकिस्तान के बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा उस बाउंड्री की वजह से क्या था, बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ, बहुत बेगुनाह लोग माने गए। किसी का खेत पाकिस्तान में रह गया तो घर हिंदुस्तान में आ गया, किसी का घर पाकिस्तान में रह गया तो खेत हिंदुस्तान में आ गया। तो बहुत बुरी तरह का बंटवारा हुआ, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मारकाट हुई थी, ठीक है। बाद में जो सर रेडक्लिफ थे ना, वो इतने दुखी हो गए थे, उन्होंने कहा मेरी गलती की वजह से या मेरी इनोसेंस की वजह से क्या हो गया, इतना बड़ा पाप हो गया मुझसे कि इतने सारे बेगुनाह लोग मारे गए। उन्होंने फाइनली भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने के लिए कोई पैसा नहीं लिया, ऐसा माना जाता है, ठीक है। 1944 में क्या हुआ, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने
जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, इन्होंने क्या किया कि भाई एक चक्रवर्ती CR फार्मूला दिया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला भारत पाकिस्तान के डिवीज़न का। ठीक है, बाद में जिन्ना ने इसे रिजेक्ट कर दिया एंड फाइनली 15 अगस्त 1947 को 2 देश अस्तित्व में आए। एक का नाम था पाकिस्तान और दूसरे का नाम था हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे गवर्नर जनरल और वाइसराय। ठीक है, हमारी ऑलमोस्ट लगभग 70% हिस्ट्री हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं। ठीक है, थोड़े से रह गए हैं, गांधी के बारे में पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे, कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री में थोड़ा सा सेशन रह गया है, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, कोविड से बहुत ज़्यादा बचाव की ज़रूरत है। जो लोग दिल्ली NCR वगैरह में रहते हैं वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में थोड़ा जाने से बचें, और जाएँ तो मास्क पहन के जाएँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।